मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से क्लास 12th के मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सेकंड लेक्चर में। तो मैग्नेटिज्म और मैटर का सेकंड लेक्चर क्या है और क्या पढ़ेंगे इसमें, उसको तो हम लोग जरूर जानेंगे। लेकिन जो लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फटाफट से जाके फर्स्ट लेक्चर देख लें ताकि चीजें आगे आसानी से पहुंच सकें। तो बच्चों, कोई भी चीजें स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर्स की जानकारी बहुत जरूरी इसलिए होती है क्योंकि पीछे से चीजें काफी हद तक आगे आपको सपोर्ट करती हैं। तो एक छोटी सी बात को एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे हम लोग। आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तरफ -q और एक तरफ +q चार्जेस होते थे। इसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक पोल्स और दोनों मिल करके डायपोल बनाते थे। अब ये जो पोल्स होते हैं, मतलब कि इसको चार्ज पोल कहते हैं, दोनों सेम हुआ करते थे। और जब हम इसको किसी फील्ड में रखते थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में इस वाले पोल पर भी फोर्स लगता था और इस वाले पोल पर भी फोर्स लगता था। तो इस वाले पोल पर फोर्स जो लगेगा और उधर वाले पोल पर अगर फोर्स जो लगेगा, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो फोर्स जो लगता था वो होता था F = QE। याद आ रहा है? सिमिलरली मैं इधर बात करूं तो इधर भी उतना ही फोर्स लगता था, F2 भी उतना ही लगेगा, QE। याद होगा, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता था वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता था। ये बात याद हो रही होगी। तो दोनों अपोजिट फोर्सेस क्या करते हैं, अगर ये फील्ड में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि जो फील्ड में अलाइन नहीं है, इसी एंगल पर है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लग करके इसको घुमाने का प्रयास करते थे। एग्जैक्टली मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं इसी तरीके से N और S करके। एक तरफ आप इसको -M अलग नेचर की वजह से और एक तरफ इसको +M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके मैग्नेटिक पोल्स कहलाते हैं। अगर इसी तरीके से मैं अगर किसी मैग्नेट को दोनों पोल के साथ बोलने की बात करूं तो इसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल। अब किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो भी ये फोर्स ऑब्जर्व करेगा। इधर वाला जो फोर्स ऑब्जर्व करेगा उसको हम कह पाएंगे क्या, F1 = mb। रिमेंबर, स्मॉल m क्या है, मैग्नेटिक पोल है। अब वही दूसरे वाले पे मैं बात करूं तो उसे मैं लिख पाऊंगा mb। ठीक, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, इसलिए एक पर माइनस एक पर प्लस हम लगा सकते हैं। और ये भी वही काम करेगा। अगर डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये फील्ड की लाइन में या फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता रहता है। ये काम भी किसका है, ये काम भी फील्ड का है जो डायपोल पर लगता रहता है, डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों एक ही जैसे हैं, अंतर बस इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का हो जाता है। ओके, तो आइए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे इसको बताना पड़ा। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट इज एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर चुंबकीय बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण। आइए, बल युग्म का आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक टॉर्क चेक करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या करा, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अब इसमें आपने कोई मैग्नेटिक पोल रख दिया है और ये कोई मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल की जो लेंथ आपने डिसाइड कर रखी है वो 12, ऐसा आप कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन हो जाता है या फिर कन्वीनियंट हो जाता है अलग अलग करने में। ओके, इस मैग्नेटिक डायपोल की नेमिंग कर दीजिएगा, इसका आपने नाम रख दीजिए M और N। ये मैग्नेटिक डायपोल के नेम हो गए। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक काम करिएगा, यहाँ पर एक
स्मॉल m होगा, यहाँ पर भी स्मॉल m होगा। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल m है वो एक इस साइड में फोर्स ऑब्जर्व करेगा जिसका नाम होगा mb। ओके, और एक ये मैग्नेटिक पोल होगा जो यहाँ पे फोर्स ऑब्जर्व करेगा mb। इसे आप लिख सकते हैं F1 और इसे आप लिख सकते हैं F2। दोनों के डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों करेंगे क्या, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लग करके इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे। कब तक घुमाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से। तो आपको याद होगा पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है वहां पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी इसी तरीके से पढ़े थे। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया इसका एंगल, डायपोल का एंगल फील्ड के साथ, ये थीटा है। ओके, और ये हो गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्टिंग ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। इसे कहते हैं बल आघूर्ण। ओके, तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय द्विध्रुव पर दो समान बल md एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे, जो इसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो अतः बल युग्म का आघूर्ण निकाल सकते हैं। बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला बच्चों, टाउ इज इक्वल टू बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ओके, यहां से आप टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल m d, और यहां पर ये हो गई लंबवत दूरी जिसका नाम आप यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, क्यों रख दीजिए। ओके, अब क्यों ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब चाहिए हमको और कर्ण पता है। तो ये लंब कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। किससे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब निकालना होगा तो कर्ण तो पता ही है। तो ये हो जाएगा क्या, 2l साइन थीटा। फाइनली यहां से आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं m इंटू 2l, दैट इज m इंटू 2l को सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं और b साइन थीटा लिखा जा सकता है। ओके, यहां से आपने क्या लिख दिया, इसको आप लिख सकते हैं क्या, डायपोल मोमेंट है टोटल, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू कैपिटल M, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये क्या है, b साइन थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए, बल युग्म के आघूर्ण के लिए। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको टाउ इज इक्वल टू, ये साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, तो यहाँ पे क्रॉस वेक्टर ऑफ b, तो ये हो गया एक सदिश राशि। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ m क्रॉस वेक्टर ऑफ b, और यहां पर m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बात समझ आ गई। ओके फाइन, तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये सिमिलरली वैसा ही आ गया जैसा कि हमने पहले देखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब फटाफट से चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य निकालने के लिए क्या करें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य वर्क डन। फटाफट से चेक करते हैं कि अगर मुझे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है कार्य तो कैसे निकालेंगे। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पर वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली यहां दिखाया जा रहा है और यहां पर हमने किसी बार मैग्नेट को यहां पे ऐसे रख दिया हुआ है। ओके, तो ये एक डायरेक्शन θ1 फील्ड के साथ ऊपर दिखाई दिया मुझे, ठीक है, और ये एक मैग्नेट का नाम है Mn और ऐसा ही कुछ नीचे भी। अगर हम क्षेत्र में चाहे जितना घुमाना चाहे क्षेत्र के डायरेक्शन से ही एंगल लेते हैं तो उसके लिए पता चलना चाहिए कि इसमें टॉर्क कितना है। तो टॉर्क तो मुझे पता ही है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण तो मुझे पता ही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण ये कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों के बीच का एंगल है। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिंस हम जानते हैं कि इसको घुमाएंगे तो हम फील्ड से θ1 और θ2, θ1 और θ2 ये हमारा फील्ड के साथ डायरेक्शन है। एक बार हम θ1 घुमा सकते हैं, फिर फील्ड के साथ चाहे जितना घुमाना चाहे, ठीक। तो क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, याद है ना। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेट करने का रूल है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। टाउ तो आपको पता ही है, जितना घुमाएंगे उतना आपको क्या इंटीग्रेट कर देना है। कितना घुमाना है, θ1 से θ2 तक लेके जाना है। तो θ1 से शुरू करिए, θ2 तक लेके जाइए। θ1 से शुरू किया, θ2 तक लेके गए। ये शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है ये बताता है। ओके, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, यहाँ पे हो जाएगा mb साइन थीटा और साथ में क्या होगा d थीटा। ओके, अब साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि बिना टोटल निकाले आप कैसे बताएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस h, बिना इसके नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा और ये आपका mb तो है ही, लिमिट कहां से θ1 से लेकर के θ2 तक। W इज इक्वल टू हो जाएगा mb और वैल्यू रख दीजिए cos θ2 और फिर माइनस, ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा cos θ1 हो जाएगा। ओके, यहां से आप इसको लिख सकते हैं mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये फाइनली आपका फॉर्मूला तैयार हो गया वर्क डन का। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला जो बन तो गया है, लेकिन ये वर्क डन का फॉर्मूला मुझे चाहिए हमें घुमाने। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस पर एक इधर फोर्स लगता है, इधर एक फोर्स लगता है, ये तो घुमा करके फील्ड में तो ये खुद ही लेके आ जाएगा। क्षेत्र में हमने क्षेत्र के विरुद्ध कितना घुमाया, ये होता है हमारे द्वारा कृत कार्य। तो क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तो अलाइन पहले ही हो जाएगा, तो θ1 की वैल्यू हमेशा ही आपको 0 मिल जाएगी। अब इसके बाद आप चाहे इसको जितना घुमाइए, मतलब θ2 ये आपके हाथ में है। मान लीजिए θ2 थीटा आपने घुमाया, ठीक है, तब क्या होगा, ऐसे केस में आप लिखेंगे W इज इक्वल टू mb और cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। तो फाइनली जो वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा वो आपको मिलेगा mb cos 0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऑफ कोर्स 1 cos थीटा। ये है वर्क डन का फॉर्मूला। ओके, अब ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी डाइपोल को घुमाने में कृत कार्य। फाइनली एक टॉपिक और है
इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ओके, तो डायपोल की स्थितिज ऊर्जा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कैसे निकालेंगे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा? सिंपल है बच्चों, सब कुछ वैसा ही है, बस इतना जाने कि जब हम किसी डायपोल को क्षेत्र में लंबवत से घुमाते हैं तो द्विध्रुव पर किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा कुछ और नहीं है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जब हम किसी डायपोल को क्षेत्र के लंब दिशा से, ये क्षेत्र के लंब दिशा में डायपोल को रख दिया और इसको चाहे जितना घुमा दीजिए, तो क्षेत्र के लंब दिशा में मतलब एक तो 90 डिग्री हो गया और एक कितना चाहे जितना घुमाना चाहे घुमा सकते हैं। तो ओके, बात समझ में आ ही रही है। तो डेफिनेशन क्या हुई? चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के लंब दिशा से जिस कोण तक घुमाया जाता है, कोण तक घुमाया जाता है, इसे क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ओके फाइन। अब इतना तो तय हुआ कि आपको जो पहले θ1 लेना है वो 90 डिग्री लेना है, ठीक है। सिंस कृत कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कृत कार्य का फॉर्मूला होता है W = mb cos θ1 - cos θ2। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से अगर आप इसको घुमाना चाहते हैं तो θ1 = 90 डिग्री और θ2 आप इसको चाहे जितना घुमा के लेकर के चले जाएं। ओके फाइन। तो यहां से आपको जो W का फॉर्मूला मिलेगा वो mb और cos 90 - cos θ। ओके, cos 90 की वैल्यू बताइए बच्चों। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ओके, ये बच्चा cos थीटा। तो फाइनली आप यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो mb और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस आगे और cos थीटा। cos थीटा क्या बताता है कि ये डॉट प्रोडक्ट होगा दो सदिशों का। तो u = आपका हो जाएगा माइनस वेक्टर ऑफ m डॉट वेक्टर ऑफ b। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, माइनस m डॉट b। ये है किसी द्विध्रुव को जब हम क्षेत्र में घुमाते हैं तो यह ऊर्जा नेगेटिव में आती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी डायपोल को जब हम घुमाते हैं तो उसकी अगर नेगेटिव एनर्जी है तो स्थायी मानी जाती है, धनात्मक है तो अस्थायी होती है। याद रखेंगे, नेगेटिव एनर्जी स्टेबल होगी और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी अनस्टेबल। याद रखिएगा। यहां से आपके डायपोल से रिलेटेड मैंने सारे टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्लास में बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब भू चुंबकत्व। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हम लोग देख करके ही अगले पार्ट में देखेंगे भू चुंबकत्व। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।